हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। आज हम 12th क्लास के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से सिंपल सा टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, इम्यूनिटी। क्या देखने वाले हैं हम? इम्यूनिटी के बारे में समझने वाले हैं। तो अगर हम एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन से इम्यूनिटी को समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी है क्या। बॉडी में क्या आना, रेजिस्टेंस डेवलप होना, बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप होना अगेंस्ट किसके, पैथोजन या डिजीज के। तो मैं बोल सकती हूँ पैथोजन या डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाना किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा। क्या कहलाता है? इम्यूनिटी। क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। और इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या है? होस्ट की एबिलिटी क्या करने की, फाइट करने की। क्या बोल रही हूँ? होस्ट की एबिलिटी क्या करने की, फाइट करने की। किससे? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, जो क्या हो रही, कंफर्म्ड हो रही है किसके द्वारा? इम्यून सिस्टम के द्वारा। क्या बोल रही हूँ? होस्ट एबिलिटी टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कंफर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगा? इम्यूनिटी कहलाएगा। मेरे बच्चों समझ में आ रही है बात? क्या कहलाएगा? इम्यूनिटी। तो देख लो, होस्ट कौन होगा? बॉडी, जो क्या कर रही है, डेवलप रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, पैथोजन या डिजीज के अगेंस्ट। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। इसी बात को एनसीईआरटी दूसरे शब्दों में कहती है, द होस्ट एबिलिटी टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विच इज कंफर्म बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी? इम्यूनिटी कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अब जो इम्यूनिटी है इसमें दो वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। एक तो है एंटीजन और दूसरा क्या है? एंटीबॉडी। क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है। तो ध्यान रखना, एंटीजन फॉरेन एंटीजन की बात कर रहे हैं, जो बॉडी के बाहर से कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं या सब्सटेंस आ रहे हैं, उनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? फॉरेन एंटीजन। जिसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स के तौर पर क्या बनाती है? एंटीबॉडी। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। अब जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में क्या करते हैं? फाइट करते हैं। मतलब कौन? एंटीजन एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनी? एंटीजन के अगेंस्ट बनी है, तो दोनों में मिलाव होगा। क्या होगा? मिलाव होगा। मतलब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। आमने सामने आएंगे तो वार्तालाप होगी और हाथापाई होगी। मतलब यही वार्तालाप और हाथापाई क्या कहलाएगी? रिएक्शन हो रही है किसके बीच में? एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन बोलते हैं। और जिस ब्रांच में, बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों? सीरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई? इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? एक तरीके का रेजिस्टेंस है जो बॉडी डेवलप करेगी। किसके खिलाफ करेगी? पैथोजन के खिलाफ करेगी। और ये रेजिस्टेंट कंफर्म्ड होगा किसके द्वारा? इम्यून सिस्टम के द्वारा। किसके अंदर? होस्ट के अंदर। किस रूप में? फाइट के रूप में। किससे? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। क्या कहलाएगा? इम्यूनिटी कहलाएगा। अच्छा, इस पूरे सिस्टम में हम किसका, एंटीजन का मतलब बाहर से आए किसी सब्सटेंस का सामना किसके द्वारा करेगी? बॉडी एंटीबॉडी के द्वारा करेगी। इन दोनों के बीच की रिएक्शन कहलाती एग्लूटिनेशन। और जिस ब्रांच में हम इन रिएक्शंस की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स, क्या बोल रही हूँ, इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हमें स्टडी करेंगे तो हम किस ब्रांच में करेंगे? इम्यूनोलॉजी में। तो इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स की स्टडी क्या कहलाती? इम्यूनोलॉजी कहलाती है। इम्यूनोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं? स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्या बोल रहे हैं? इम्यून सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। किसके अंदर? इम्यूनोलॉजी के अंदर। और इस बारे में जो पर्सन ने हमको जानकारी दी है, जिस पर्सन ने, उसको हमने फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बना दिया। क्या बना दिया? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बना दिया। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है बच्चों? एडवर्ड जेनर। कौन है मेरे बच्चों? एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का श्रेय जाता है। तो हम इनको बना देते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स की स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाती है, जिसके अंदर हम फंक्शन और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। किसके? इम्यून सिस्टम के। इस ब्रांच को डेवलप करने वाले या इस बारे में बात करने वाले जो व्यक्ति थे उनको क्या बना दिया गया? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। जो कौन कहलाते हैं? एडवर्ड जेनर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? एडवर्ड जेनर कहलाते हैं।
अब बात आती है किसकी, इम्यूनिटी के टाइप्स की। किसकी बात आती है, इम्यूनिटी के टाइप्स की बात आती है। तो यहाँ देखिए मैंने क्लासिफिकेशन प्रिपेयर कर रखा है। तो इम्यूनिटी होती है मेरे बच्चों दो टाइप की, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोल रही हूँ मैं, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अगर इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये हम सबको एक जैसी मिली हुई है। ठीक है, जिसमें भगवान जी ने या हम बोले नेचर ने पार्शलिटी हमारे साथ नहीं की है, तो इसीलिए इस बाय बर्थ ही मिली है, इसलिए बोला इन्नेट इम्यूनिटी का सिनोनिम या दूसरा नाम क्या होगा, इनबॉर्न इम्यूनिटी। इसी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसी को हम बोलते हैं फिमिलियल इम्यूनिटी, इसी का दूसरा नाम होता है नेचुरल इम्यूनिटी। क्या बोला, इनबॉर्न, फिमिलियल, नेचुरल और क्या है नॉन स्पेसिफिक। और एक वर्ड और हम यहाँ ऐड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, जेनेटिक इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, जेनेटिक इम्यूनिटी। आ रही है बात समझ में, कितने नाम हो गए हैं, इनबॉर्न, नॉन स्पेसिफिक, फिमिलियल, नेचुरल और जेनेटिक इम्यूनिटी। किसके नाम है, इन्नेट इम्यूनिटी के नाम है। अच्छा, तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है ना, ये बनी होती है 4 टाइप ऑफ बैरियर से। किससे बनी होती है, 4 टाइप ऑफ बैरियर से बनी होती है, और जिनके नाम होते हैं फिजिकल बैरियर। क्या होते हैं मेरे बच्चों, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। कितने नाम है, 4 नाम है। कितने बैरियर है, 4 बैरियर है। पहले का नाम क्या है, फिजिकल बैरियर, दूसरे का नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरे का नाम होता है क्या, सेल्यूलर बैरियर और चौथे का नाम है साइटोकाइन बैरियर। हाँ हाँ, दिल पे लोड लेके हाईवे पे मत जाओ, अभी हम इनकी डिटेलिंग की बात करेंगे, तब आपको सारे बैरियर्स के बारे में ब्रीफ नॉलेज मिलेगा कि वास्तव में ये बैरियर बनाए क्यों गए और इनका हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में कैसे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम होता है एडाप्टिव इम्यूनिटी। क्या होता है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर बैक्टीरिया आएगा तो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्स देगी। अब अगली बार बैक्टीरिया कौन सा आ गया, दूसरा आ गया, मैं बोलूं पहली बार बैक्टीरिया 1 आया, उसके लिए बॉडी ने अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, और दूसरी बार बैक्टीरिया की दूसरी स्ट्रेन आई है, बैक्टीरिया सेकेंड या बी आया है, उसके लिए बॉडी ने अलग तरीके का रिस्पॉन्स दिया। तो अकॉर्डिंग टू पैथोजन या अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग ही बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्स दे रही है। क्या दे रही है, रिस्पॉन्स दे रही है। स्पेसिफिक है, जो क्या है, पर्टिकुलर किसी एक के लिए स्पेसिफिक है, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम क्या रख दिया है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी रख दिया। क्या रख दिया गया है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अच्छा, अब बर्थ के बाद बेबी धीरे धीरे नए क्लाइमेट में अडॉप्ट करता है और अपने रेजिस्टेंस को डेवलप करता जाता है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया, एडॉप्टिव इम्यूनिटी। क्या नाम दिया है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी नाम दिया है। अच्छा मेरे बच्चों, ये होती है 2 टाइप की। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक है कौन सी, एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा टाइप कौन सा है, पैसिव इम्यूनिटी। क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो आप यहाँ देखेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, दूसरा क्या, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आ रही है मेरी बात समझ में। अब देखें, एक्टिव भी 2 टाइप की है, एक कौन सा नेचुरल, दूसरा कौन सा आर्टिफिशियल। इसी प्रकार पैसिव भी 2 टाइप की है, एक कौन सी है, नेचुरल और एक कौन सी है, आर्टिफिशियल है। अच्छा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जहां हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जहां पर हमको नेचुरल वे में कोई इंफेक्शन हो और उस इंफेक्शन के अगेंस्ट बॉडी एक्टिवली खुद फाइट करे। आ रही है बात समझ में, नेचुरल वे में हो, अपने आप हो जाए, हमें पता ना चले, और बॉडी उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाए, रेजिस्टेंट डेवलप करे। किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट खुद कर रही है, किसके द्वारा, इम्यून सिस्टम के द्वारा। ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम डेवलप कैसे करते हैं, वैक्सीनेशन करके। कैसे करते हैं, वैक्सीनेशन करके करते हैं। अब मैं जब आपको इनके टाइप्स को डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको दोनों में डिफरेंस करना सिखाऊंगी। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल आती है। तो मदर से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
बेबी को मिलने वाली IgG एंटीबॉडी क्या बनी बनाई मिल रही है, मदर से मिल रही बेबी को, तो किस में आएगी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ऐसे ही मदर मिल्क कोलेस्ट्रॉम या फर्स्ट मिल्क या फोर मिल्क से मिलने वाली कौन, IgA एंटीबॉडी, बेबी खुद नहीं बना रहा है, बनी बनाई मिल रही है उसको मदर से, तो किस में आएगी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। आ रही है बात समझ में। अब आर्टिफिशियल मार्केट में बनी हुई एंटीबॉडीज, कहां पर, मार्केट मतलब लेबोरेटरी में बनी हुई एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हम यूज करें तो वो किसके एग्जाम्पल में आएगी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। किसके एग्जाम्पल में आएगी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएगी। ठीक है, अब ये अपने आप में एक बड़ी डील वाली बात है जिसको हम बाद में देखेंगे। आज हम जो डील करने वाले हैं वो किससे रिलेटेड है, इन्नेट इम्यूनिटी से रिलेटेड है। किससे मेरे बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हमने बात की थी कि इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है, 4 टाइप ऑफ बैरियर है। ये चारों बैरियर ही मिलकर हमको क्या दे रहे हैं, इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे। चलिए तो हम बात करते हैं, अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री मारना चाह रहा है, क्या मारना चाह रहा है, एंट्री मारना चाह रहा है, आ रही बात समझ में, कौन, पैथोजन मारना चाह रहा है, तो इन्नेट इम्यूनिटी में जो फिजिकल बैरियर है वो पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है। क्या करता है, पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन या डिजीज कॉजिंग एजेंट हमारी बॉडी में जाएंगे ही नहीं तो हमें रेजिस्टेंस डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं और हमारी बॉडी को नुकसान होगा ही नहीं। आ रही है मेरी बात समझ में। तो हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर में अगर हम बोले बॉडी में कौन, स्किन एक मेन बैरियर है जो प्रिवेंट करता है एंट्री को। क्या बोल रही हूं मैं, बॉडी है, बॉडी में स्किन है, स्किन में कौन, स्किन कैसा है, मेन बैरियर है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किसको, एंट्री को प्रिवेंट करता है, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। मैंने बोला ना फिजिकल बैरियर क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की एंट्री को बॉडी में प्रिवेंट करेगा। तो सबसे पहले पैथोजन आएगा तो टकराएगा कहाँ, बॉडी के सरफेस पे। बॉडी के सरफेस पे किसकी कवरिंग है, स्किन की है, जो क्या है, मेन बैरियर। क्या है मेरे बच्चों, मेन बैरियर है जो एंट्री को प्रिवेंट कर देगा, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। चलो ये तो स्किन की बात की। अगला फिजिकल बैरियर में मैं बोलती हूँ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने, रेस्पिरेटरी मतलब नोज से लेकर लंग्स तक की बात करी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब माउथ से लेकर एनस तक की बात करी है, यूरिनोजेनाइटल मतलब हमने यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिनरी ब्लडर तक की बात करी है। ठीक है, इनके ट्रैक्ट में कौन मिलती, इपिथेलियम लाइनिंग। कौन मिलती है मेरे बच्चों, इपिथेलियम लाइनिंग मिलती है और इसके ऊपर होता है म्यूकस कोट। क्या होता है मेरे बच्चों, म्यूकस का कोट होता है। ये म्यूकस कोट हेल्प करते हैं टैपरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। किस में हेल्प करते हैं, टैपरिंग मतलब पकड़ लेंगे, इपिथेलियम लाइनिंग है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, मैं बोलूं ग्रीस कर दिया, ऑयलिंग कर दिए, तो कोई भी पैथोजन आएगा तो उसके हाथ पैर इसमें चिपक जाएंगे, ट्रैप कर लिया जाएगा। किसके द्वारा, म्यूकस कोट के द्वारा, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, इपिथेलियम लाइनिंग में। कहाँ की इपिथेलियम लाइनिंग है, ट्रैक्ट की। कौन कौन सी, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की इपिथेलियम पर प्रेजेंट होने वाला म्यूकस कोट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, जिससे फर्दर एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन अवर बॉडी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। तो हमने बोला विच आर एंटरिंग इन अवर बॉडी, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस रास्ते से हमारी बॉडी में इंटर करने की कोशिश कर रहे थे वो ट्रैप कर लिए, ये किसके द्वारा, म्यूकस कोट के द्वारा। किसके द्वारा, म्यूकस कोट के द्वारा। मतलब फिजिकल बैरियर का काम है ट्रैफिक में भीड़ को कंट्रोल करने वाले बैरियर के जैसा, मतलब उस रास्ते को बंद करने जैसा, जहां से क्या नहीं हो, गाड़ियां आ जा ना सके। तो यहाँ आने जाने का काम किसका है, पैथोजन का है। कहाँ, बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर पैथोजन को जाने से रोकने के लिए नेचर ने कौन सा बैरियर बना के दिया है, फिजिकल बैरियर बना के दिया। कौन सा, फिजिकल बैरियर। किस रूप में, स्किन के रूप में और इपिथेलियल लाइनिंग के रूप में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। चले आगे, नेक्स्ट बैरियर का नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या नाम है मेरे बच्चों, फिजियोलॉजिकल बैरियर नाम है। अब ये फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर फिजियोलॉजिकल बैरियर की हम बात करें
तो हम देखते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है। कौन है हमारे पास? आई में कौन है? टीयर। फिर कौन है? माउथ। माउथ में कौन है? सलाइवा। स्टमक। स्टमक में कौन है? एससीएल। आ रही बात समझ में? ये सब क्या ऑर्गन के सिक्रीशंस है? आंखों से आने वाला आंसू मतलब टीयर, माउथ से आने वाला सलाइवा और स्टमक से आने वाला एससीएल। ये सभी क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। किसको? माइक्रोबियल ग्रोथ को। मतलब अगर कोई पैथोजन फिजिकल बैरियर को क्रॉस करके बॉडी में एंट्री कर चुका है तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, ग्रोथ करेगा, तभी तो बॉडी को हार्म पहुंचा पाएगा। तो हमारी फिजियोलॉजिकल बैरियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो जाने के बाद गलती से उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकते हैं। कौन से बैरियर? फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं, मतलब उनको मल्टीप्लाई होने से रोका जा रहा है ताकि वो अपने नंबर्स को हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज ना कर सके और हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, इस तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर का इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट आता है सेल्यूलर बैरियर। कौन सा बैरियर आता है मेरे बच्चों? सेल्यूलर बैरियर आता है। तो सेल्यूलर बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो सेल्यूलर बैरियर का क्या रोल होता है देख लेते हैं। सेल्यूलर बैरियर में हम बात करेंगे किसकी? ब्लड की। किसकी बात करेंगे? ब्लड में मिलने वाले और टिश्यू में मिलने वाले सेल की। मैंने यहाँ बेडोल बॉडी बनाई है, ठीक है, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। तो मैंने बोला ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर कौन है? ब्लड है, और ब्लड के अंदर है सर्टेन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या देख रहे हैं? सेल्यूलर बैरियर। हमने बोला बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है ब्लड, ब्लड के अंदर है सर्टेन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, पर हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। तो सर्टेन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी जिनको हम ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं, उसमें से एक टाइप है क्या? पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीएमएनएल। क्या लिखते हैं? पीएमएनएल। क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। इसी का दूसरा नाम होता है न्यूट्रोफिल्स। क्या नाम होता है? न्यूट्रोफिल्स। किसका पार्ट है? सेल्यूलर बैरियर का। दूसरी ब्लड की सेल होती मोनोसाइट। कौन से? ब्लड की सेल पर कौन सी? डब्ल्यूबीसी के टाइप। ठीक है, कौन है? मोनोसाइट। किसका पार्ट है? सेल्यूलर बैरियर का। नेक्स्ट आती नेचुरल किलर सेल। कौन आती है? नेचुरल किलर सेल। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल किलर सेल लिम्फोसाइट का टाइप है। किसका टाइप है? लिम्फोसाइट ब्लड की सेल है, और ब्लड की सेल में किसका टाइप है? ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप है, और डब्ल्यूबीसी के टाइप में लिम्फोसाइट का टाइप कौन है? नेचुरल किलर सेल है। ठीक है, तो कितनी हो गई? न्यूट्रोफिल्स, पीएमएनएल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, और आती है मैक्रोफेजेस। कौन आती है? मैक्रोफेज। ठीक है, तो ध्यान रखना ब्लड एज वेल एज टिश्यू मैक्रोफेजेस। टिश्यू मैक्रोफेजेस भी जैसे कुपर सेल, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, सारी बात समझ, न्यूरोग्लिया सेल, ठीक है, पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेज, ये सब कौन सी हैं? टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं। ये सभी मिलकर मतलब सारे सेल्यूलर बैरियर मिलकर क्या काम करते हैं? ऑल दिस सेल फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो। मतलब फिजिकल बैरियर का काम था पैथोजन की एंट्री को रोकना। अब मान लो फिजिकल बैरियर को क्रॉस करके पैथोजन अंदर आ गए तो फिजियोलॉजिकल बैरियर ने उनकी ग्रोथ को रोक के रखा है, उनको मारा नहीं है। क्या कर रखा है? ग्रोथ को रोक के रखा, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ठीक है, अब क्या वो पैथोजन वहीं पड़े हुए हैं तो कभी ना कभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा देर तक फिजियोलॉजिकल बैरियर उनको रोक नहीं पाएंगे या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। तो उन पर वर्क करने के लिए एक्टिवेट कौन हो जाते हैं? सेल्यूलर बैरियर, जो क्या करते हैं? उन पैथोजन की फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, और फैगोसाइटोसिस मतलब खा के पार्टी कर लेते हैं, बफर निपटा लिया, और सारे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट जो बैरियर है उसका नाम है साइटोकाइन बैरियर। क्या नाम है मेरे बच्चों? साइटोकाइन बैरियर नाम है। तो साइटोकाइन बैरियर को हम कैसे समझते हैं देखते हैं। साइटोकाइन बैरियर, मान लो अब पैथोजन क्या हुआ? सेल्यूलर बैरियर से भी बच गया। किससे बच गया? सेल्यूलर बैरियर से भी बच गया। फिजिकल को भी क्या कर दिया? बेवकूफ बना दिया। मतलब मैं बोलूं फिजिकल को भी क्या कर दिया? घुमा के, फिजिकल बैरियर को भी घुमा के बॉडी के अंदर आ गया।
फिजियोलॉजिकल बैरियर को भी इंटेंगल कर लिया और साइटोलॉजिकल बैरियर से भी अपने आप को क्या कर लिया, बचा लिया मरने से। तो अब किससे सामना करना पड़ेगा, साइटोकाइन बैरियर से। किससे सामना करना पड़ेगा, साइटोकाइन बैरियर से सामना करना पड़ेगा। तो साइटोकाइन बैरियर बेसिकली हम यहाँ पर किसके एग्जांपल से समझेंगे, हम समझेंगे वायरस के एग्जांपल से। किससे समझेंगे, वायरस के एग्जांपल से समझेंगे। तो हमने बोला ये एक बैक्टीरियोफेज या वायरस है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज में हम वायरस बोलते हैं। ये एक वायरस है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर एंट्री ले लिया। क्या कर लिया उसने, बॉडी के अंदर एंट्री ले ली। अब बॉडी के अंदर एंट्री लेने के बाद किसके कांटेक्ट में आया, सेल के, और इस वायरस ने इस सेल को क्या कर दिया, इनफैक्ट अटैक करा। अटैक करने के बाद इन्फेक्ट कर दिया और इसके अंदर मल्टीप्लाई होने लगेगा। अच्छा, तो अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, पर बच तो सकती नहीं है, पर चिल्लाते चिल्लाते उसने अपने मुंह से क्या निकाले, कुछ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया इंटरफेरॉन। क्या नाम दिया है, इंटरफेरॉन, मतलब आवाज पार्टिकल्स आ रही बसन में, और इस इंटरफेरॉन से आजू बाजू की या नेबरिंग सेल्स अलर्ट हो जाएंगी। अलर्ट हो जाएंगी क्या, कि कोई गैंगस्टर बॉडी में इंटर हुआ है और उसने किसी को अपना क्या कर लिया, शिकार बना लिया है, जिससे अब हम उसको बचा नहीं सकते हैं, पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। वो हमको सिग्नल दे रही है, क्या, किस रूप में, इंटरफेरॉन के रूप में। किस रूप में, इंटरफेरॉन के रूप में। तो कुछ नहीं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो रिलीज करने लगती इंटरफेरॉन को, और ये इंटरफेरॉन आसपास की सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को अलर्ट कर देता है कि बॉडी में वायरस का अटैक हुआ है, तो आप अपने प्रोटेक्शन को रेडी कर लें। तो नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल बना लेती है टीआईपी। क्या बना लेती है अपने अंदर, टीआईपी। टीआईपी इज अ ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। क्या है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, क्योंकि जब वायरस इस पे अटैक करेगा तो उसकी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा, तो उसकी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, किसका, वायरस का। तो क्या होगा, जब मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो ये वायरस, ये सेल वायरस से इंफेक्टेड हो ही नहीं पाएगी। आ रही बात समझ में, क्यों, क्योंकि क्या बना लिया उसने, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बना लिया। किससे स्टिमुलेट होकर, इंटरफेरॉन से, जो किसने रिलीज किया था, वायरस इन्फेक्टेड सेल ने किया था। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है इंटरफेरॉन के ऊपर मेरे बच्चों, नीट में भी। तो इंटरफेरॉन क्या है, एक तरीके का एंटीवायरल प्रोटीन है। कौन है ये, एंटीवायरल प्रोटीन है, जो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को, किससे, फर्दर, फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन से, कि नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन ना हो। कौन प्रोटेक्ट करा रहा है, इंटरफेरॉन, जो किससे सिक्रीट हो रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल से। अब जो नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोटेक्शन के लिए क्या बना ले रही है, टीआईपी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। क्या होता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन होता है। चलिए बच्चों, मैंने आज इन्नेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होता है, कितने टाइप की होती है, और इन्नेट इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, उसमें मिलने वाले फिजियोलॉजिकल बैरियर कैसे कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इन सब बारे में आपसे डिस्कशन कर लिया है। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू। आप इसको एनसीईआरटी से गो थ्रू करें और क्वेश्चंस लगाएं। मेरी नेक्स्ट क्लास एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर होगी। मैं कोशिश करूंगी एक ही लेक्चर में सारा डाटा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड है उसको मैं कवर करूं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।